हेलो। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एडजस्टमेंट को कैसे शो करेंगे, ये अपना टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जब भी एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करता है, यानी जब अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम कौन से स्टेटमेंट तैयार करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। सोल प्रोप्राइटर ने अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए। फाइनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट इंक्लूड हैं? दो अकाउंट इंक्लूड है। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर बोल सकते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलेगा, और बिजनेस की बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किसके बेस पर तैयार किए जाते हैं? ये दोनों ट्रायल बैलेंस के बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट थे, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड दे रखा था बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस के बेस पर प्रिपेयर होते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है एडजस्टमेंट कि एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट क्या है? यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई। अब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। जब भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पर? जर्नल में। उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, उसकी समरी तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और बाद में क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट कौन से हैं? ये दोनों फाइनल अकाउंट हैं, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड था बैलेंस शीट। यानी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और बाद में क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट हमेशा किसके बेस पर तैयार होते हैं? इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर तैयार होते हैं। अब टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि कोई बिजनेस की ट्रांजेक्शन थी जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड ना किया गया हो सकता है कि जर्नल में रिकॉर्ड किया गया हो लेकिन लेजर में पोस्टिंग ना किया गया हो सकता है कि लेजर में तो पोस्ट कर दिया बट ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया गया हो। कहने का मतलब है जब ट्रायल बैलेंस को हमने प्रिपेयर कर लिया था, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड थी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो अब बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन, अब बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, ट्रांजेक्शन की भूल जर्नल से भी हो सकती है, ट्रांजेक्शन की भूल लेजर से भी हो सकती है, और ट्रांजेक्शन की भूल ट्रायल बैलेंस से भी हो सकती है। अगर तीनों ही फेज पर किसी भी ट्रांजेक्शन की भूल हो गई, कोई भी ट्रांजेक्शन मिसिंग हो गई, तो उस ट्रांजेक्शन को ट्रायल बैलेंस के नीचे शो करेंगे। उस ट्रांजेक्शन को कहाँ शो करेंगे? ट्रायल बैलेंस के नीचे शो करेंगे, और उस ट्रांजेक्शन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे शो की हुई थी उस ट्रांजेक्शन को हम फाइनल अकाउंट में शो करेंगे। फाइनल अकाउंट के ऊपर उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट शो करेंगे। अब हो सकता है कि इफेक्ट, अगर ट्रांजेक्शन है बिजनेस से रिलेटेड, तो एक ट्रांजेक्शन से कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं? एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक ट्रांजेक्शन से कोई भी अकाउंट उतनी ही अमाउंट से डेबिट होता है और उतनी ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यानी जो ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के अंडर में शो की हुई है उस ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। किस बेस पर? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। अब देखो, अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया,
तब अब ये ट्रांजेक्शन कहाँ शो करेगी, ट्रायल बैलेंस के नीचे शो कर रखी मिलेगी, यानी ट्रायल बैलेंस के अंडर में स्टेटमेंट शो कर रखी होंगी जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और कहाँ शो करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंडर में शो करेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंडर में थी उसको कम से कम दो जगह इफेक्ट होगा। रीजन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। रीजन क्या दे रखा था कि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर उस ट्रांजेक्शन के कम से कम दो जगह इफेक्ट शो होंगे। अब इफेक्ट हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट P&L अकाउंट या बैलेंस शीट। कहने का मतलब है कि उस ट्रांजेक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंडर में शो की है उस ट्रांजेक्शन के से कम दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। दो अकाउंट इफेक्ट इसलिए होंगे क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक ट्रांजेक्शन से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, उतनी ही अमाउंट से एक अकाउंट डेबिट होता है और उतनी ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अपना टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, यानी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब उन ट्रांजेक्शन को फाइनल अकाउंट में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, कैसे उन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर शो करेंगे। अब वन बाय वन अपन कुछ ट्रांजेक्शन को देखेंगे जिनका इफेक्ट किसके ऊपर शो करेंगे, इन फाइनल अकाउंट के ऊपर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर शो करेंगे। ध्यान रखना कि एक ट्रांजेक्शन से कम दो इफेक्ट शो होंगे। हो सकता है कि इफेक्ट इन तीनों में से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में से कोई भी दो स्टेटमेंट इफेक्टेड होंगे ही होंगे। रीजन है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर। अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं। अब अपन कुछ ट्रांजेक्शन को, कुछ एडजस्टमेंट को वन बाय वन देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में कैसे उनको शो करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक वो स्टॉक है, वो गुड्स है जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सेल होने से रह गया, यानी गुड्स आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो गुड्स सेल होने से रह गया, बिकने से रह गया, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम हो, यानी विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से दोनों में से जो भी प्राइस होगी कम, उस प्राइस को हम किस में करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो उसके ऊपर हम किसकी वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसको ही अडॉप्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा ये बोलती है कि नियर फ्यूचर में जितने भी एक्सपेंस और लॉस होने की पॉसिबिलिटी है उनको इसी ईयर इनकर करो, और नियर फ्यूचर में जो इनकम या फिर जो प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है उसको इनकर नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि फ्यूचर के लॉस को अभी रिकॉर्ड करो और फ्यूचर के जो प्रॉफिट है उसको क्या करो, इग्नोर करो। इसी कन्वेंशन के बेस पर, इसी अवधारणा के बेस पर, इसी प्रिंसिपल के बेस पर क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी वैल्यू कम हो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉस्ट प्राइस को हम वैल्यूएट करते हैं किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो। कौन सा प्रिंसिपल, कौन सी अवधारणा होती है इसको फॉलो करती है, वो क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर बोल सकते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि
अगर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो उसके ऊपर किसको कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक शो कर रखा है ट्रायल बैलेंस के अंडर, अगर स्टेटमेंट के अंदर, अगर एडजस्टमेंट के अंदर ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक को शो कर रखा है तो हम फाइनल अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो कर रखा है तो फिर हम फाइनल अकाउंट में एंट्री कैसे करेंगे, दोनों देखनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है किसकी, एडजस्टमेंट की। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ स्टेटमेंट शो कर रखी है, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट शो कर रखी है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे फाइनल अकाउंट में शो करेंगे वो देखना है। हम दो एंट्री, देखो हमने देखा था कि किसी भी ट्रांजेक्शन से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर या तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में से कोई भी कम से कम दो स्टेटमेंट जरूर इफेक्ट होंगे किसी भी एक ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन दे रखी थी कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ था, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसको एक बार क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या शो करते हैं, पहले हम सेल्स शो करते हैं, सेल्स के नीचे हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसको शो करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी इसकी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। यानी एक ट्रांजेक्शन थी कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने शो नहीं कर रखा बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कैसे शो करेंगे। फर्स्ट है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जितनी भी अमाउंट हो, मान लो 50,000। सेकंड क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक की, यानी एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ, दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 50,000। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तब उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। वो क्या है कि उसको सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। मान लो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट थी 50,000, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखकर हम 50,000 को शो करेंगे। रीजन क्या है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शो क्यों नहीं किया, देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में भी शो कर रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो क्यों नहीं कर रहे। इसका रीजन दे रखा था कि परचेज अकाउंट में इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन की पहले ही क्या कर रही, एंट्री हो चुकी है, यानी परचेज अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं। इस वजह से क्या है, इस वजह से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो नहीं करेंगे। इन शॉर्ट बताऊं तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस से अंदर क्लोजिंग स्टॉक को शो कर रखा है फिर क्या एंट्री होगी, फिर हम सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ये क्या है, ये अपनी क्लोजिंग स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक की हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे किसके अंदर, फाइनल अकाउंट के अंदर। तो देखो एक ट्रांजेक्शन से कितने अकाउंट इफेक्ट हुए थे, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ध्यान रखना है कि एक ट्रांजेक्शन से कम दो फाइनल अकाउंट जरूर इफेक्ट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। अब पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में शो कर रखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। अब इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फाइनल अकाउंट के ऊपर हम इफेक्ट देखेंगे, यानी क्या इफेक्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए गए हैं। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट इसी ईयर के अंदर है, इसी अकाउंटिंग ईयर में है, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उन एक्सपेंसेस को पे नहीं किया गया है, वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो नेचर है वो कैसा है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है।
यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर नॉर्मल दे रखा होता एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट सभी अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर एक्सपेंस के आगे कोई भी प्रीफिक्स या फिर सफिक्स वर्ड यूज किया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से हैं? वो एक्सपेंस जो इस ईयर में पे करने थे, यानी जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं, वो एक्सपेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं। उनका नेचर कैसा है? वो उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहाँ शो कर रखा है? ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड। अगर ट्रायल बैलेंस के अंडर, ट्रायल बैलेंस से बाहर नीचे एडजस्टमेंट में शो कर रखा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2000, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री होती है उसकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस उससे रिलेटेड हुआ, मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ दिखाई जाती है? सैलरी दिखाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी शो कर रखी है उसी सैलरी के अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक सेकंड, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। देखो बैलेंस कैसा था? क्रेडिट बैलेंस था। कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस जिनकी ड्यू डेट आ चुकी थी लेकिन अभी पे नहीं किए गए हैं वो बिजनेस की लायबिलिटी है। वो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर यही ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस से के अंदर शो कर रखी है, अगर ट्रांजैक्शन को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किया हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? उसको हम फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? तो उसकी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगी, एक ही एस्पेक्ट को एडिट करेंगे। वो क्या है? वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कि कौन से अमाउंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर है, अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं तो एक बार उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसी एक्सपेंस जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसके अंदर ऐड करेंगे। दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। अगर अकाउंट ट्रायल बैलेंस से बाहर एडजस्टमेंट दे रखी है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट दे रखी है तो सिर्फ हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो क्यों नहीं करेंगे? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि रिलेटेड एक्सपेंस में इस अमाउंट को पहले ही ऐड कर दिया है। रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर मान लो सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उस सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी को पहले ही ऐड कर दिया है। इसका रीज़न ये है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो देखो प्रीपेड, पेड तो किए हैं लेकिन कब कर दिए? प्री, पहले ही। यानी वो एक्सपेंस जिनकी अभी तक ड्यू डेट नहीं आई थी लेकिन उनको पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी वो एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिए उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे शो करेंगे? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस भी के हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस है। अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ शो कर रखा है? ट्रायल बैलेंस से बाहर है। अगर कहाँ शो कर रखा है? अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर है, गिवन आउटसाइड, अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो कैसे एंट्री होगी उसकी देखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट दे रखी है तो उसके दो एस्पेक्ट, दो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। पहला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस है।
ये वो एक्सपेंस हैं जो फ्यूचर के किसी डेट में ड्यू होने थे लेकिन इसी साल पे कर दिए। तो ये क्या है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, इसलिए हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब देखो इसको हमने यहाँ से लेस क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि ये एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड नहीं थे, ये एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए इनको इस साल के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब देखो मान लो ये प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखे हैं, अगर प्रीपेड एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किया हुआ है तब क्या एंट्री होगी, तब एक ही एंट्री होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के अमाउंट, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन करेंगे। अब देखो अब हमने यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं की, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस को शो कर रखा था तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं दिखाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए शो नहीं किया क्योंकि रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर इस अमाउंट को हम पहले ही लेस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पहले ही लेस कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, अभी हमने दो ट्रांजेक्शन को देखा। आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जो हमने क्या है, कमा तो ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यानी वो इनकम जो कमा ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उस इनकम को क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम बोलते हैं। अक्रूड इनकम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और उसका बैलेंस कौन सा होता है, बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अब इस अक्रूड इनकम को हम अकाउंटिंग कैसे ट्रीट करेंगे, यानी इनकी फाइनल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करेंगे। मान लो अक्रूड इनकम कहाँ शो कर रखी है, अगर अक्रूड इनकम को ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किया है, यानी कम से कम क्या है, दो फाइनल अकाउंट कम से कम इफेक्ट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, तीनों में से कोई भी दो अकाउंट कम से कम इफेक्ट होंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस से बाहर है। अगर ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस से बाहर है, कौन सी ट्रांजैक्शन, अक्रूड इनकम की, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या शो करते हैं, इनकम शो करते हैं। तो रिलेटेड इनकम में क्या करेंगे, हम इस अक्रूड इनकम को ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करेंगे, रिलेटेड इनकम के अंदर इस अक्रूड इनकम को ऐड कर देंगे। रिलेटेड इनकम का मतलब क्या दे रखा था, मान लो कमीशन है, अक्रूड कमीशन है, पहले कमीशन की अमाउंट दे रखी है, कमीशन रिसीव्ड 5000, अक्रूड कमीशन है 2000, तो 5000 प्लस 2000 कितना हो गया, टोटल कमीशन 7000 हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 7000 शो करेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे, अगर अक्रूड इनकम की ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो उसकी पहली एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जहां इनकम शो कर रखी है उस इनकम के अंदर ऐड करके दिखाएंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे क्योंकि अक्रूड इनकम है जो कमा ली गई है और जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसको कमा ली गई है, जो इसी साल के दौरान रिसीव होनी थी, तो वो किसके अंदर जाएगी, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। दूसरा है, अगर यही ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, यानी अक्रूड इनकम की ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखा है अक्रूड इंटरेस्ट, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तो सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे, किस नाम से, अक्रूड इनकम के नाम से। उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण मैंने यहाँ लिख रखा है। कारण है क्योंकि हमने रिलेटेड एक्सपेंस नहीं, इनकम, क्योंकि हमने रिलेटेड इनकम के अंदर उसको पहले ही ऐड कर दिया था, क्योंकि हमने रिलेटेड इनकम के अंदर उसको पहले ही ऐड कर दिया था, इसीलिए जब ट्रायल बैलेंस के अंदर अक्रूड इनकम शो की हुई थी उस टाइम हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अक्रूड इनकम को शो नहीं किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनअर्न्ड इनकम।
अनअर्न्ड इनकम कौन सी इनकम है? वो इनकम है जो अभी तक कमाई नहीं गई है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम है जो अभी तक कमाई नहीं गई है लेकिन रिसीव हो गई है एडवांस में। तो अनअर्न्ड इनकम क्या दे रखा था कि अनअर्न्ड इनकम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अनअर्न्ड इनकम का अकाउंट कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और उसका बैलेंस कौन सा है? बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर कहाँ दिखा रखा है, अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर शो किया हुआ है किसको? अनअर्न्ड इनकम को, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर जो भी रिलेटेड इनकम होगी उस इनकम में से इस इनकम को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। मान लो अनअर्न्ड इनकम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो कर रखी थी, जैसे कोई भी इनकम मान लो, आप इंटरेस्ट मान लो, अनअर्न्ड इंटरेस्ट है यानी ऐसा इंटरेस्ट है जो नहीं कमाया हुआ है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कर रखा है इंटरेस्ट। मान लो 5000 इंटरेस्ट शो कर रखा था, अनअर्न्ड इनकम के नाम पर अनअर्न्ड इंटरेस्ट कितना था? 2000। तो 5000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में? उसमें से क्या करना है? अपने को लेस करना है। 5000 में से 2000 लेस करूँगी, अमाउंट कितनी बचेगी? 3000। तो 3000 कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकंड क्या करेंगे कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। बैलेंस शीट की कहाँ शो कर रहे हैं? लायबिलिटी साइड में, और इसका बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। इसको लायबिलिटी साइड में क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी इनकम है जो अभी तक कमाई नहीं गई है लेकिन एडवांस में रिसीव कर ली। अगर एडवांस में रिसीव कर ली इसका मतलब ये क्या है? लायबिलिटी है। तो कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर यही ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखी है तो उसकी एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि हमने रिलेटेड इनकम के अंदर से उसको पहले ही लेस कर दिया। कारण है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अनअर्न्ड इनकम दे रखी है, इसका मतलब है रिलेटेड इनकम में से उस इनकम को पहले ही लेस कर दिया, इसीलिए सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करनी है, एक ही इफेक्ट शो करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो अब तक मैंने 5 ट्रांजैक्शन 5 एडजस्टमेंट करवाई हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, फिर है अक्रूड इनकम और फिर है अनअर्न्ड इनकम। इन सभी का क्या है? इन सभी का एक इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हुआ है और दूसरा इफेक्ट कहाँ हुआ था? बैलेंस शीट के अंदर हुआ है। ध्यान रखना, अगर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो उसके 2 इफेक्ट होंगे, और अगर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है कि कंटिन्यू एंड परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू लगातार कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या दे रखा था कि अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू लगातार डाउन होती जा रही है, लगातार वैल्यू कम होती जा रही है, तो यानी फिक्स एसेट्स क्या हो रही है? डेप्रीशिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। अब इस डेप्रीशिएट को कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीट एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के जैसे हम किसको ट्रीट करेंगे? डेप्रीशिएशन को ट्रीट करते हैं। अब इस डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो देखते हैं। अगर डेप्रीशिएशन शो कर रखा है कि ट्रायल बैलेंस से बाहर, अगर डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस से बाहर है, इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? 2 एस्पेक्ट के अंदर। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे डेप्रीशिएशन। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि बैलेंस साइड के एसेट्स में से लेस कर देंगे। मान लो फर्नीचर था, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाया गया 10%, तो फर्नीचर की वैल्यू में से डेप्रीशिएशन की अमाउंट को लेस करके दिखाएंगे। तो डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर रिलेटेड एसेट्स में से डेप्रीशिएशन के अमाउंट को लेस कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस से अंदर किसको दे रखा है? डेप्रीशिएशन को। अगर डेप्रीशिएशन की अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखी है
तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है। फर्स्ट देखो कैपिटल क्या होती है। बिजनेस के ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस के ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कैपिटल जो मिस्टर ए ने इन्वेस्ट की है, यानी बिजनेस के ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। देखो मिस्टर ए ने पैसा इन्वेस्ट किया है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं। मिस्टर ए को कैसे ट्रीट करेंगे, मिस्टर ए को ट्रीट करेंगे कि मिस्टर ए क्रेडिटर है, लेंडर है। कौन सा, इंटरनल क्रेडिटर या फिर इंटरनल लेंडर है। यानी क्या है, जो ये कैपिटल इन्वेस्ट की है किसने, मिस्टर ए ने, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। अब जो पैसा मिस्टर ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मिस्टर ए चाहता है कि उस पैसे के ऊपर मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, यानी इनकम भी मिलनी चाहिए, यानी प्रॉफिट के साथ में इनकम भी रिसीव होनी चाहिए। तो मिस्टर ए इस पर क्या चाहता है, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या चाहता है, इंटरेस्ट चाहता है, यानी वो क्या चाहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, बट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है, इनकम है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, कि एक्सपेंस है। अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस से बाहर है, अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो किया गया है तो एंट्री कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। डेबिट साइड में इसलिए शो किया गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। दूसरा, इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल में ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिजनेस के ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बिजनेस के ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देंगे, किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। मान लो ये अमाउंट कहाँ शो कर रखी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो की हुई है। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, क्योंकि बिजनेस का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक एक्सपेंस है। अब हमने डिस्कस किया है डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब देखते हो नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पहले देखते हैं कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स, अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से गुड्स या फिर कैश विड्रॉल कर लेता है, बिजनेस से निकाल लेता है, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ गुड्स या फिर कैश अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स में क्या लिखा है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से कैश या गुड्स अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स पर बिजनेस के ओनर को क्या, बिजनेस का ओनर यानी जिस पर्सन ने वो ड्राइंग्स की हैं वो पर्सन उस ड्राइंग्स के ऊपर, उस कैश के ऊपर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो इस पर बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो मिस्टर ए एक ओनर है, एक पार्टनर है। मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है, उसने बिजनेस से कुछ कैश विड्रॉल कर लिया, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अब मिस्टर ए को उस कैश के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मिस्टर ए उस कैश के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, किसको पे करेगा, बिजनेस को पे करेगा।
अगर बिजनेस को इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम कहलाता है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस की इनकम है। तो इस पर क्या देना पड़ेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बिजनेस के अंदर कोई अमाउंट रिसीव हो रही है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस की इनकम है। अब उस इनकम को हम कैसे ट्रीट करेंगे वो देखना है। तो पहला दे रखा था कि गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस से बाहर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट शो की हुई है, तो कैसे ट्रीट करेंगे। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस की इनकम है। सेकंड, बिजनेस की बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर देंगे। लेस इसलिए कर देंगे क्योंकि उस शेयर होल्डर की जितनी भी टोटल कैपिटल थी, उस कैपिटल में से उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करने की वजह से उसकी कैपिटल कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम है, इसलिए क्रेडिट में शो किया। इसको बैलेंस शीट की कैपिटल में से लेस करने का रीज़न है क्यों, क्योंकि उस शेयर होल्डर की कैपिटल कम हो गई, कितने से, जितने उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किया गया है। क्योंकि उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, उसकी एक्सपेंस है। अगर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखी हो तो हम कहाँ शो करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। रीज़न है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन क्या है, लोन हो सकता है कि बिजनेस ने लोन ले रखा हो और हो सकता है कि बिजनेस ने लोन दे रखा हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले देखो कि लोन ले रखा है या दे रखा है बिजनेस ने। लोन शो इन डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के अंदर लोन है, इसका मतलब बिजनेस ने लोन दे रखा है, यानी बिजनेस ने दूसरे पर्सन को लोन दे रखा है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लोन की अमाउंट शो की है, इसका मतलब बिजनेस ने किसी पर्सन को लोन दे रखा है। बिजनेस ने लोन दिया तो वो क्या कहलाया, बिजनेस की एसेट्स है। अगर बिजनेस ने किसी सेकंड पर्सन को लोन दे रखा है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस की एसेट्स है, उस पर्सन से वो अमाउंट रिसीव करनी है। अब जिस पर्सन को लोन दिया है उस पर्सन से बिजनेस क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। यानी मान लो मिस्टर ए को बिजनेस ने लोन दे दिया 50,000 का, उसके ऊपर 10% क्या लेगा, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम है। उस इनकम को कहाँ शो करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ शो कर रखा है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस ने दे रखा है। बिजनेस ने दे रखा है तो उस लोन के ऊपर बिजनेस को इनकम रिसीव हो रही है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की क्या है, इनकम है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सेकंड दे रखा था कि इस लोन को लोन की अमाउंट में ऐड कर देंगे। लोन की अमाउंट कहाँ शो कर रखी होगी, लाइबिलिटी साइड में लोन की अमाउंट शो नहीं कर रखी होगी, क्योंकि ये लोन बिजनेस ने लिया नहीं है बल्कि दिया है, तो वो बिजनेस की एसेट्स है, यानी किसी पर्सन से उतनी अमाउंट रिसीव करनी है, तो लोन के अंदर ऐड कर देंगे। और लोन कहाँ शो कर रखा होगा, एसेट साइड में शो कर रखा होगा, ध्यान रखना था। ये तब की एंट्री है जब ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखा हो इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर था, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या शो किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको सिर्फ P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने लोन दिया है, उस लोन के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम है। अगर लोन शो कर रखा है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में, अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लोन की अमाउंट शो की हुई है, इसका मतलब है बिजनेस ने किसी अदर पार्टी से लोन लिया है, यानी बिजनेस ने खुद ने लोन लिया है। अब देखो बिजनेस ने लोन लिया है तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है,
और उस लोन के ऊपर बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट बिजनेस का क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कैसे करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ शो कर रखा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किया हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने लोन लिया है और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड दे रखा था बैलेंस शीट की लोन की अमाउंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की लायबिलिटी है। मान लो 50,000 का लोन लिया था बिजनेस ने, 50,000 के लोन पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या लग गया, 5,000 का इंटरेस्ट लग गया। 50 + 5 यानी 55,000 किस में शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लोन के हेडिंग के अंदर शो करेंगे। लोन 50,000 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन का शो करेंगे। अगर यही अमाउंट ट्रायल बैलेंस से अंदर दे रखी है, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको एक ही जगह शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी 2 एंट्री हैं। अगर लोन ले रखा है बिजनेस ने और अगर लोन दे रखा है। अगर बिजनेस ने लोन किसी सेकंड पर्सन को दिया है तो वो कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। अगर बिजनेस ने खुद ने लोन लिया है तो वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस की क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। और इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस की क्या कहलाएगी, एक्सपेंस कहलाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स। देखो बैड डेब्ट्स क्या है, मान लो किसी पर्सन को क्रेडिट के अंदर सेल्स किया था, अब वो पर्सन अपना क्या बन गया, डेटर्स बन गया। अगर वो पर्सन टाइम पर पेमेंट करता है तो ठीक है, अगर वो पर्सन टाइम पर पेमेंट करने से मना कर देता है या फिर किसी कारणवश मान लो वो दिवालिया हो जाता है और वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस टाइम पर उस डेटर्स को क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट बोलेंगे, यानी वो अमाउंट अब रिसीव नहीं होगी। देखो बैड डेब्ट में क्या बोला गया था कि हमने क्रेडिट सेल्स की और क्रेडिट सेल करने की वजह से क्या हुआ, डेटर्स क्रिएट हुए। डेटर्स ने अगर पेमेंट कर दी तो द बेस्ट है, अगर पेमेंट नहीं की, अगर डेटर्स ने पेमेंट नहीं की तो जो डेटर्स अच्छे थे वो अब क्या बन गए, बैड बन गए, बुरे बन गए, यानी वो डेटर्स क्या कहलाएंगे, बैड डेब्ट कहलाएंगे, वो अमाउंट बैड डेब्ट कहलाएगी। उससे बिजनेस को अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये बैड डेब्ट की अमाउंट बिजनेस के लिए लॉस हो गई। बैड डेब्ट क्या है, बैड डेब्ट बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस लॉस है। बैड डेब्ट क्या है, बिजनेस के लिए बिजनेस लॉस है, कौन, बैड डेब्ट। अब इस बैड डेब्ट को अकाउंटिंग तरीके से ट्रीट कैसे करेंगे, अगर बैड डेब्ट की अमाउंट ट्रायल बैलेंस से बाहर शो की है, अगर बैड डेब्ट की अमाउंट ट्रायल बैलेंस से बाहर शो की है तो उसको ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्योंकि ये क्या है, ये बिजनेस लॉस है, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल डेटर्स शो कर रखे हैं, बैलेंस शीट में जो सन्ड्री डेटर्स शो कर रखे हैं, उस सन्ड्री डेटर्स में से जितनी अमाउंट अब रिसीव नहीं होगी, यानी बैड डेब्ट की अमाउंट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे किसकी अमाउंट, बैड डेब्ट की, और दूसरी बार डेटर्स में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, कहां पर, बैलेंस शीट में से। अगर यही ट्रांजेक्शन कहाँ शो कर रखी है, ट्रायल बैलेंस में शो है, तो क्या करेंगे, सिर्फ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। रीजन है क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का लॉस बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी नियर फ्यूचर में कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि अमाउंट रिसीव होगी, यानी कुछ डाउटफुल डेटर्स हैं, उन डाउटफुल डेटर्स के रिगार्डिंग कुछ अमाउंट का हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। यानी नियर फ्यूचर में कुछ डेटर्स से अमाउंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, इस वजह से कुछ अमाउंट का क्या बना लेते हैं हम, प्रोविजन बना लेते हैं।
अगर हम नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस को इसी साल कंसीडर कर रहे हैं, इसी ईयर में उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बना रहे हैं, तो हम किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट यानी रूढ़िवादिता कंसेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा बोलती है कि नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस को, नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी कंसीडर करो, बट नियर फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉफिट या जो इनकम है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो नियर फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कुछ डेटर्स के डाउटफुल हैं, कुछ डेटर्स पे हमें शक है, उसके रिगार्डिंग अभी प्रोविजन बना लिया, तो ये प्रोविजन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। ये प्रोविजन जो हमने कुछ डेटर्स के लिए बना लिया है, इन फ्यूचर होने वाले डेटर्स यानी जो अमाउंट रिसीव नहीं होगी उसके रिगार्डिंग कुछ अमाउंट का प्रोविजन बना लिया, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसको फर्स्ट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा दिखाएंगे बैलेंस शीट के डेटर्स में से लेस करके, क्योंकि इतने डेटर्स की अमाउंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो उसको एक बार तो बैलेंस शीट के डेटर्स में से लेस करेंगे, दूसरी बार उसको P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे। ये है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो, अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, अगर यही अमाउंट अपने को कहाँ दे रखी है, मान लो अपने को दे रखी है बैलेंस शीट के, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और हो सकता है कि यही अमाउंट कहाँ दे रखी हो अपने को एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की अमाउंट दे रखी है तो उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, और अगर यही अमाउंट ट्रायल बैलेंस से बाहर एडजस्टमेंट में शो की हुई है, कौन सी अमाउंट? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो इसको क्या कंसीडर करते हैं? इसको कंसीडर करते हैं न्यू प्रोविजन। क्या कंसीडर करेंगे? न्यू प्रोविजन। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगी, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट की अमाउंट को कैसे शो करते हैं। देखो कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बैड डेब्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे न्यू प्रोविजन को ऐड करना है, ओल्ड को लेस करना है, कि किस सीक्वेंस में करना है वो देखना है। ये फॉर्मेट इसी सीक्वेंस के अंदर ऐड करना है, इसी सीक्वेंस में लेस करना है। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को बैड डेब्ट्स की अमाउंट दे रखी है, उसमें क्या करेंगे? उसमें फर्दर बैड डेब्ट को ऐड करेंगे, उसमें क्या करेंगे? फर्दर बैड डेब्ट को ऐड करेंगे, फिर न्यू प्रोविजन को ऐड करेंगे और ओल्ड प्रोविजन को लेस करेंगे। जो अमाउंट बचती है उसको हम कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मेन कॉलम में शो करेंगे। अब देखो न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको। न्यू प्रोविजन कौन सा होता है? जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है। ओल्ड प्रोविजन कौन सा होता है? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखा है उसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। और बैड डेब्ट की अमाउंट भी अपने को कहाँ शो कर रखी? हो सकता है कि एडजस्टमेंट में हो और हो सकता है कि वो ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है। मेन था अपना न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। न्यू प्रोविजन मिलेगा एडजस्टमेंट में और ओल्ड प्रोविजन मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब बैड डेब्ट में ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट को, देन ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन को, फिर उसमें से लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन को। मान लो यहाँ पर न्यू प्रोविजन मिसिंग है तो हम बैड डेब्ट और फर्दर बैड डेब्ट को ऐड करेंगे और ओल्ड प्रोविजन को लेस कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। अगर बैलेंस डेबिट है, अगर बैलेंस प्लस है, यानी अगर प्लस का बैलेंस, प्लस और माइनस के बैलेंस का मतलब क्या है? मान लो बैड डेब्ट की अमाउंट 50,000 है, 10,000, 60,000, 10,000, 70,000 होगी। यहाँ की टोटलिंग 70,000 होगी और यहाँ की टोटलिंग 50,000 है। 70,000 में से 50,000 गया यानी पॉजिटिव बैलेंस बचा। यहाँ की टोटल कितना था? 70,000 और यहाँ का टोटल है 90,000, यानी ओल्ड प्रोविजन 90,000 है। तो बैलेंस कितना हुआ? नेगेटिव बैलेंस बचा कितने का? 20,000 का। तो अगर यहाँ का बैलेंस पॉजिटिव आता है और अगर यहाँ का बैलेंस नेगेटिव आता है,
अगर बैलेंस पॉजिटिव आता है तो शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर यहाँ का बैलेंस नेगेटिव आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब देखो एक एग्जांपल से अपन इस वाली कैलकुलेशन को इजीली एक्सप्लेन करेंगे। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या शो कर रखा है, ट्रायल बैलेंस में कुछ डाटा दे रखे हैं। पहला दे रखा है, कौन से डाटा ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, सिर्फ इतने डाटा ट्रायल बैलेंस में। डेटर्स स्टोर कर रखे 3,05,000 के, बैड डेप्ट है 5,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 20,000। इसका मतलब ये कौन सा प्रोविजन है, ये है ओल्ड प्रोविजन। ये कहाँ शो कर रखा है, ये ट्रायल बैलेंस में शो है। ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। ये बैड डेप्ट है, ये डेटर्स के अमाउंट है। नीचे एडजस्टमेंट में शो कर रखा है फर्दर बैड डेप्ट 3,000, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना है 10,000। अब ये कौन सा बैड डेप्ट है, ये बैड डेप्ट है न्यू प्रोविजन। ये कौन सा प्रोविजन होगा बैड डेप्ट का, न्यू प्रोविजन। जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो ओल्ड प्रोविजन होता है, जो एडजस्टमेंट में होता है वो न्यू प्रोविजन होता है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम इसका इफेक्ट शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले किसको शो करेंगे, बैड डेप्ट को। बैड डेप्ट की अमाउंट कितनी है 5,000, मैंने शो कर दी। सेकंड फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट की अमाउंट कितनी दे रखी थी, फर्दर बैड डेप्ट अमाउंट है 3,000, मैंने ऐड कर दिया। अब देखो, अब एडजस्टमेंट की हर एक एडजस्टमेंट की दो जगह पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। मैंने फर्दर बैड डेप्ट को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड कर दिया, किसके अंदर, बैड डेप्ट के अंदर। अब दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स को शो किया, कितने अमाउंट है 3,05,000, उसमें से फर्दर बैड डेप्ट को लेस कर दिया 3,000 से, अमाउंट बच गई 3,02,000। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा था कि न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कब बनता है, न्यू प्रोविजन तब बनता है जब डेटर्स में से फर्दर डेटर्स अगर कोई अमाउंट है तो उसको लेस करने के बाद उसके ऊपर न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंट है, 10%। इस 3,02,000 का 10% निकाला, न्यू प्रोविजन 30,200 रुपए। 30,200 क्या है, न्यू प्रोविजन मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना दे रखा है, 20,000 का ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, उसको मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब देखो, सिर्फ दो एंट्री एडजस्टमेंट में थी, उसके दो एस्पेक्ट दो जगह उसको रिकॉर्ड करना है। इस फर्दर बैड डेप्ट को मैंने 3,000 रुपए यहाँ से लेस कर दिया और 3,000 रुपए यहाँ ऐड कर दिया, दो जगह हो गई ट्रांजेक्शन। दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दे रखा था, यानी बैड डेप्ट के ऊपर न्यू प्रोविजन बनाना है। इस न्यू प्रोविजन की भी दो जगह अकाउंटिंग करेंगे। 10% कहाँ से लेस कर दिया, डेटर्स में से लेस कर दिया, और इस 10% को कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैड डेप्ट के अंदर शो कर दिया। यानी एडजस्टमेंट के दोनों जगह पर हमने क्या कर दी, अकाउंटिंग कर दी। अब देखो, बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, अमाउंट कितनी आई, टोटल 18,200 रुपए। ये कौन सी अमाउंट है, प्लस अमाउंट। ये कौन सी है, पॉजिटिव अमाउंट है। इसको हम कहाँ शो करेंगे, इसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। इसको कहाँ शो करेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। और ये बैलेंस शीट के अमाउंट न्यू प्रोविजन को लेस करने के बाद 2,71,800 की अमाउंट कहाँ बचती है, बैलेंस शीट के डेटर्स की बचती है। बैलेंस शीट में डेटर्स की अब अमाउंट बचती है 2,71,800 रुपए। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये है हमारे पास, बैड डेप्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैंने आपको विद एक एग्जांपल बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कभी कभी बिजनेस क्या करता है, अपने डेटर्स को क्विक पेमेंट करने के लिए क्या करता है, डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट देता है। यानी कैश डिस्काउंट का प्रलोभन दे करके, रुझाव दे करके क्या करता है, बिजनेस अपने डेटर से अमाउंट कलेक्ट करता है। तो क्या करता है, देखो बिजनेस डेटर से जल्दी पेमेंट लेने के लिए कैश डिस्काउंट क्या देता है, कैश डिस्काउंट देता है। और ये कैश डिस्काउंट बिजनेस का क्या है, लॉस है। मान लो बिजनेस को किसी डेटर से 70,000 रुपीज लेने थे, 70,000 में से बिजनेस ने बोला मैं आपको 5,000 का डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट, अगर आप मेरे को जल्दी पेमेंट करोगे तो बिजनेस का ये 5,000 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, क्योंकि ये अमाउंट अब बिजनेस को रिसीव नहीं होगी। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे करेंगे। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे।
और दूसरा बैलेंस शीट के डेटर्स में से लेस कर देंगे क्योंकि उतनी अमाउंट अब बिजनेस को रिसीव नहीं होगी जितनी अमाउंट कैश डिस्काउंट दे दिया। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो। डेटर्स की अमाउंट दे रखी थी, मान लो कुछ भी दे रखी हो डेटर्स की अमाउंट, जैसे हमारे क्वेश्चन में डेटर्स की अमाउंट 3,05,000 रुपये दे रखी थी। अब उसमें से फर्दर बैड डेब्ट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। मैंने फर्दर बैड डेब्ट को लेस कर दिया 3,000 से, अमाउंट बच गई 3,02,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अब कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है तो वो बना दो, जैसे मैंने बना दिया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बना दिया 30,200 का। कहने का मतलब है डेटर्स में से पहले हम फर्दर डेटर्स को लेस करेंगे, उसके बाद अगर कोई प्रोविजन बनाना है तो वो प्रोविजन बनाएंगे। जो अमाउंट बाद में बचती है डेटर्स में से, ये दोनों अमाउंट लेस करने के बाद, डेटर्स में से ये दोनों अमाउंट लेस करने के बाद अमाउंट बची है 2,71,800 रुपए। इस 2,71,800 के ऊपर क्या निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी सबसे एंड में निकलेगा। फर्दर बैड डेब्ट को लेस करो, प्रोविजन फॉर अगर बैड डेब्ट का कोई प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन, उसको भी लेस करो। उसके बाद जो अमाउंट शेष बचती है उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अज्यूम करो 10% है तो 2,71,800 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,180 रुपए क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेब्ट कैलकुलेट कर लेंगे अपन। क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कहने का मतलब है डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट को भी लेस करेंगे, कोई न्यू प्रोविजन है तो उसको भी लेस करेंगे। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचेगी उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करेंगे। एंड मैंने बता दिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। दूसरा, बैलेंस शीट के डेटर्स में से लेस कर देंगे क्योंकि अब उतनी अमाउंट डेटर्स से रिसीव नहीं होगी। ये हमारी है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इसका मतलब क्या है, बिजनेस ने क्रेडिट में कुछ गुड्स को परचेज किया था, यानी हम क्रेडिटर्स हैं, यानी बिजनेस क्रेडिटर्स है, बिजनेस को पेमेंट करनी थी। अगर बिजनेस क्रेडिट में गुड्स की परचेज करता है, इसका मतलब बिजनेस क्या करेगा, पेमेंट करेगा, यानी क्रेडिट परचेज के बदले में पेमेंट करेगा इन फ्यूचर किसी डेट पर। तो सामने वाला पर्सन क्या बोलता है बिजनेस को, अगर आप मेरे को जल्दी पेमेंट करते हो तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। यानी मान लो हमें 50,000 की पेमेंट करनी थी, हमें क्या करनी है, 50,000 की पेमेंट करनी है। सामने वाली पार्टी बोलती है कि अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 1,000 का क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा। तो अमाउंट कितनी पे करनी है, 49,000 अमाउंट पे करनी है। किसको पे करनी है, बिजनेस को, नेक्स्ट पार्टी को पे करनी है। तो ये 1,000 रुपये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम कहलाएगी। कैसे, पहले 50,000 रुपये पे करने थे लेकिन 1,000 रुपये की छूट मिल गई बिजनेस को, यानी ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। और ये 49,000 की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो अब ये 1,000 रुपये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजनेस की इनकम है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये 1,000 रुपये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की इनकम है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में से क्रेडिटर्स में से लेस कर देंगे। पहले क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करनी थी 50,000 की, अब 1,000 रुपये की छूट मिल गई तो अमाउंट पे करनी है 49,000 की। तो इस 1,000 रुपये को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स के अमाउंट में से 1,000 रुपये लेस करके 49,000 को शो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है इम्प्लाइड इंटरेस्ट। देखो इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्या है, देखो अगर बिजनेस ने लोन ले रखा है, अगर बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी से बिजनेस ने लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हालांकि वो इंटरेस्ट कहाँ शो किया हुआ आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी और लोन की अमाउंट दी होगी, यानी उसके ऊपर, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं दी गई हो। फिर से बताती हूँ, देखो सिर्फ लोन की अमाउंट के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट शो किया है,
सिर्फ लोन की अमाउंट के साथ में 50,000 के साथ में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट शो किया है कि कितनी % से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, किसके ऊपर, लोन के ऊपर। लेकिन हमें उसके बारे में कोई अमाउंट नहीं दे रखी, यानी कोई अमाउंट शो नहीं कर रखी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 है, 2,000 है, 10,000, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस 50,000 के ऊपर 10,000 कितना हुआ, 5,000। अब टोटल कितना हुआ, 5,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। इसको कहाँ शो करेंगे, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का लॉस है, एक्सपेंस है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग मानेंगे। क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग मानेंगे। ये ड्यू हो चुके हैं लेकिन इनको पे नहीं किए गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और दूसरा हम लोन के अमाउंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि जहां बिजनेस को 50,000 का लोन पे करना है वहां पर 5,000 की इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट भी पे करनी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। अब बिजनेस की टोटल लाइबिलिटी 50,000 प्लस 5,000 55,000 है। तो इम्प्लाइड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी होती, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, किसके साथ में, लोन के अमाउंट के साथ में। तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो हमें इंटरेस्ट दे रखा है, मान लो इंटरेस्ट दे रखा है 2,000 और इंटरेस्ट बनता है 5,000, तो बाकी का 3,000 इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके। हम इंटरेस्ट पहले कितना था, 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा था, लेकिन करंट ईयर का करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 5,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 3,000। हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 3,000 कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और टोटल अमाउंट 5,000 कहाँ शो कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर देते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर देते हैं। तब उस एंट्री को कैसे रेक्टिफाई करना है, मान लो मशीनरी परचेज की थी 20,000 की, गलती से क्या कर दिया, उसको रोंगली डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट में। डेबिट करना था मशीनरी अकाउंट, गलती से डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और किस अकाउंट को डेबिट करना था, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था। तो मशीनरी अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया, 20,000 से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो पे तो आज कर दिए गए हैं लेकिन इनका बेनिफिट नेक्स्ट काफ़ी सालों तक मिलेगा। यानी वो एक्सपेंस जो आज पे कर दिए हैं लेकिन इनका बेनिफिट अगले कई सालों तक मिलेगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंस जिनका प्रॉफिट कई सालों तक मिलेगा, जो टोटली आज पे कर दिए हैं लेकिन उनको इसी साल सेट ऑफ नहीं करेंगे, उनको धीरे धीरे आगे आने वाली अकाउंटिंग ईयर में सेट ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया है बिजनेस ने 50,000 का, 50,000 की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को आगे आने वाले 5 साल तक उस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा होगा। तो इन 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे, इस एडवर्टाइजमेंट को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो 50,000 बाई 5 कितना आ जाएगा, 10,000। हर ईयर प्रत्येक ईयर क्या करेंगे, 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और बाकी बच गया वो 40,000 का लिखेंगे, वो लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से। तो जैसे जैसे ये राइट ऑफ होते जाएंगे वैसे वैसे बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट कम होती चली जाएगी। जैसे फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और बाकी के 40,000 एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10,000 रुपये फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 40,000 की बजाय क्या करेंगे, 30,000 कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। इस तरीके से बैलेंस शीट से राइट ऑफ करते जाएंगे, कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा है, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू नेचर का। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्यों बोला गया था, हालांकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोल सकते थे क्योंकि अमाउंट एट ए टाइम पे की है, एक साथ अमाउंट पे कर दी गई है।
इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए कंसीडर किया गया क्योंकि हम धीरे धीरे उसके अमाउंट को सेट ऑफ कर रहे हैं। जैसे 40,000 रुपये तो हमने कहाँ लिखे बैलेंस शीट में, और 10,000 रुपये कहाँ राइट ऑफ कर दिए हमने, कहाँ सेट ऑफ कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है रेवेन्यू नेचर, इसका नेचर कैपिटल नेचर नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपने पास मैनेजर कमीशन। कई बार बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, मैनेजर को देखो, मैनेजर को सैलरी तो दी जाती है, लेकिन कई बार मैनेजर को बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, यानी उसको एक तरीके से प्रलोभन देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैलरी के साथ में कमीशन भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी एक मैनेजर को सैलरी तो मिलती है, लेकिन सैलरी के साथ में उस मैनेजर को क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, ताकि बिजनेस के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रखे। इस वजह से क्या है, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। हमेशा जो कमीशन दिया जाता है मैनेजर को, वो हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दिया जाएगा। तो मैनेजर का कमीशन हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस मैनेजर की कमीशन को क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। इस मैनेजर कमीशन को हम आउटस्टैंडिंग कमीशन क्या कर लेंगे, कंसीडर करेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मैनेजर का कमीशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, तो उसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से शो करेंगे। तो मैनेजर का कमीशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट के हम कहाँ दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन के रूप में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब देखो, इस मैनेजर की कमीशन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, दोनों में प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई क्या आता है कि 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो डायरेक्ट 100 आता है, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 100 प्लस रेट आएगा। देखो एक एग्जांपल दो, उससे अच्छा समझ आएगा। मान लो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना दे रखा था कि कमीशन को लेस करने से पहले कितना प्रॉफिट था बिजनेस में, 22,000, यहाँ भी 22,000 एज्यूम कर लेते हैं। दूसरा बोला गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, कमीशन का मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसके ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, 22,000 इंटू में 10 बाई 100 कितना आएगा, 2200। लेकिन प्रॉफिट अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना, 22,000 इंटू में रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट किया तो अमाउंट कितनी आ गई, 2000। तो जो कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा किसका, मैनेजर का, अगर वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैसे भी कैलकुलेट करो, शो उसी तरीके से करना है। किस तरीके से, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बिजनेस के लॉस मानकर, दूसरा क्या है बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस को कंसीडर करके, दूसरा क्या है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल्स, यानी कोई बिल किसी पर्सन के ऊपर लिखा हुआ था, उस बिल रिसीवेबल्स का ड्यू डेट पर उस पर्सन ने पेमेंट नहीं की और वो बीआर डिसऑनर हो गया। अब वो बीआर डिसऑनर होने की वजह से जिस पर्सन के ऊपर हमने बीआर लिखा था वो पर्सन हमारा फिर से डेटर्स बन गया। तो देखो, डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब है बिल की टाइम पर पेमेंट नहीं की। जिस दिन बिल की ड्यू डेट थी उस दिन मिस्टर ए ने उस बिल की पेमेंट नहीं की, इस वजह से बिल डिसऑनर हो गया।
तब क्या करेंगे, उस मिस्टर ए को हम फिर से अपना डेटर्स बना लेंगे, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट, या फिर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू बी आर अकाउंट। क्यों? क्योंकि बी आर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बी आर खत्म कर दिया हमने, क्योंकि बी आर डिसओनर हो गया। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग जो एंट्री करेंगे वो क्या होगी, एक बार हम डेटर्स में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर ए पेमेंट करने वाला था उसने पेमेंट नहीं की, तो वो मिस्टर ए दोबारा से अपना डेटर्स बन गया। दूसरा, बिल रिसीवेबल्स में से अमाउंट को लेस करेंगे। रीज़न क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल्स, जो बिल उसके पर्सन के ऊपर लिखा हुआ था वो बिल डिसओनर हो गया है, वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई। उस बिल को तो कैंसिल कर देंगे, उस बिल में से वो अमाउंट लेस कर देंगे और हम डेटर्स में उतनी ही अमाउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि मिस्टर ए दोबारा से हमारा डेटर्स बन गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, ये वो लायबिलिटीज़ हैं जो किसी स्पेशल इवेंट के हैपन होने की वजह से अराइज होती हैं। कौन सी लायबिलिटीज़ हैं? वो लायबिलिटी हैं जो एट प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी स्पेशल इवेंट के हैपन होने की वजह से, किसी स्पेशल इवेंट के घटित होने की वजह से इन फ्यूचर उत्पन्न हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं। उनको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़। उनको कहाँ शो करते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी को हमेशा बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो करते हैं। कभी भी कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, फुट नोट के अंडर, बैलेंस शीट के अंडर फुट नोट में शो करेंगे। कौन सी होती है कंटीजेंट लायबिलिटी? मान लो किसी पर्सन ने बिजनेस के ऊपर केस किया हुआ है, तो केस हमारे फेवर में भी आ सकता है और केस सेकंड पार्टी के फेवर में भी जा सकता है, तो ये एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। सेकंड, गारंटी गिवन। अगर किसी पर्सन ने किसी अमाउंट को पे करने की गारंटी दी थी, लेकिन ड्यू डेट पर वो अमाउंट पे करे या ना करे वो उस पर्सन पर डिपेंड करता है, तो ये भी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी बनी हुई है। अनकॉल्ड ऑन पर्टिकुलर से पेड होते हैं पार्टली, यानी अनकॉल्ड अमाउंट दे रखी थी ऑन पार्टली पेड, यानी वो अमाउंट है जो पूरी तरीके से क्या है, मांगी नहीं गई है, वो अमाउंट इन फ्यूचर मांगी जाएगी, तो उसमें से कितना पे किया जाएगा, कितना पे नहीं किया जाएगा, ये आगे पे डिपेंड करता है, फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में शो करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अब ये लॉस गुड्स का भी हो सकता है और ये लॉस किसी भी एसेट्स का भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से जो लॉस हुआ है वो गुड्स का हुआ है। देखो लॉस ऑफ गुड्स, कितने का लॉस हुआ है, 50,000 का लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू परचेज अकाउंट, यानी कितने का गुड्स लॉस हो गया, 50,000 का गुड्स लॉस हो गया, यानी परचेज में से कितने अमाउंट को लेस करेंगे, 50,000 की अमाउंट को लेस करेंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट है, किसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अमाउंट कितनी है, 50,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड पॉइंट है कि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा था या नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी का कोई चक्कर नहीं है, अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था गुड्स का, तो सेकंड वाली एंट्री का कोई लेना देना नहीं होगा। हम फर्स्ट देखेंगे कि लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज में से 50,000 को लेस करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में परचेज में से 50,000 को लेस करेंगे और इस 50,000 को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे एज ए लॉस मान करके। लेकिन मान लो जो गुड्स एक्सीडेंट में लॉस हुआ है, ख़राब हुआ है, वेस्ट हुआ है, उस गुड्स का क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम करती है तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरी अमाउंट क्लेम करती है तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट। ये P&L अकाउंट का कोई रोल नहीं रहेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम करती है कितना, 50,000, तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 टू लॉस बाय एक्सीडेंट, कितने से, 50,000 से। लेकिन मान लो कि कभी भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पूरी अमाउंट नहीं देती है, वो कुछ अमाउंट हमें
प्रोवाइड कराती है, कुछ अमाउंट हमें अपने आप वहन करनी पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 का क्लेम रिसीव हुआ, 10,000 का क्या हुआ, बिजनेस को लॉस हो गया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, और टोटल लॉस कितना हुआ है 50,000 का। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, अगर बिजनेस के अंदर गुड्स का या फिर असेट्स का लॉस होता है तो एंट्री करते हैं लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकेंड एंट्री है क्या होगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। अब P&L अकाउंट तब आता है जब इंश्योरेंस कंपनी पूरी अमाउंट का क्लेम नहीं करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरी 50,000 की अमाउंट का क्लेम कर देती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ शो नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ इसलिए शो किया गया है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 40,000 की अमाउंट का क्लेम किया है, बाकी 10,000 को P&L अकाउंट से हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जैसे गुड्स का लॉस हुआ है ऐसे एसेट्स का भी लॉस हो सकता है। लॉस बाई, जैसे हो सकता है कि लॉस ऑफ मशीनरी, लॉस ऑफ प्लांट, लॉस ऑफ फर्नीचर। तो क्या करेंगे उस टाइम पर, लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, यानी जो भी एसेट्स क्या हो रही है, एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो रही है, उसको शो कर देंगे। आगे की प्रोसीजर सेम रहेगी। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो P&L अकाउंट में डाल दो एज इट इज़ अमाउंट को। नेक्स्ट है गुड्स गिव एज चैरिटी। अगर दान के तौर पर गुड्स दे दिया, एंट्री क्या बनेगी, गुड्स में से जितना दान दिया है उतना परचेज में से लेस करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, देखो गुड्स कम हो गए हैं, गुड्स किसकी वजह से कम हुए, दान देने की वजह से। अगर गुड्स कम हुए तो हम परचेज में से गुड्स के अमाउंट को लेस करेंगे और दूसरा P&L अकाउंट में शो करेंगे। देखो परचेज में से लेस कर दिया, परचेज में से, परचेज कहाँ शो किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा डेबिट साइड में शो करेंगे, किसके डेबिट साइड में, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से गुड्स कम हो गया, यानी परचेज में से इस अमाउंट को लेस कर देंगे। दूसरा डेबिट साइड, P&L के डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये बिजनेस इनको लॉस कंसीडर करता है, इनको एक्सपेंस कंसीडर करता है। नेक्स्ट है गुड्स यूज टू मेक असेट्स, यानी हमने गुड्स को यूज कर लिया, क्या करने के लिए, असेट्स को बनाने के लिए। हम किसी असेट्स को बना रहे थे, उसको बनाने के लिए हमने किसी गुड्स को यूज कर लिया तो परचेज में से क्या कर देंगे, जितना अमाउंट, जितना गुड्स यूज किया है उस गुड्स की उतनी क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, परचेज में से, और हम कहाँ शो कर देंगे, रिलेटेड एसेट्स में ऐड कर देंगे। मान लो फर्नीचर को क्या किया है, गुड्स यूज टू मेक असेट्स। मान लो एसेट्स कौन सी एसेट्स, फर्नीचर को बनाने के लिए हमने गुड्स को यूज कर लिया, तो गुड्स में से उतनी ही अमाउंट को परचेज में से लेस कर देंगे, और जितनी अमाउंट से बड़ा है उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, परचेज उसमें फर्नीचर में ऐड कर देंगे। यानी जितनी अमाउंट से फर्नीचर बढ़ेगा उतनी ही अमाउंट से परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है कि बिजनेस से गुड्स या कैश को विड्रॉल कर लेता है। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ की वजह से कई बार बिजनेसमैन क्या कर लेता है, कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लेता है, कुछ गुड्स को विड्रॉल करता है। अगर कुछ अमाउंट या कुछ गुड्स विड्रॉल करता है तो उस गुड्स को हम परचेज में से लेस कर देंगे, और दूसरी साइड क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से उसको लेस कर देंगे। अगर कोई भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से विड्रॉल करता है किसी गुड्स को तो परचेज में से लेस करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस शीट की कैपिटल में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखो गुड्स इन ट्रांजिट, यानी हमने किसी गुड्स को परचेज किया था, बिजनेस के अंदर किसी गुड्स को परचेज किया गया है, लेकिन अभी तक वो गुड्स बिजनेस के अंदर अराइव नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री कर दी है, बट बिजनेस के अंदर अभी गुड्स नहीं आया है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, क्योंकि उसको क्या मान लेंगे, उस गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। हालांकि वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा वो गुड्स 1-2 दिन के अंदर, लेकिन उस गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। क्यों मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं हुआ। तो अब आने वाला गुड्स कहते हैं इसी कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा कि वो गुड्स अभी सेल नहीं हुआ है, अभी बिजनेस के अंदर स्टॉक रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक शो किया जाता है वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बढ़ जाएगी, ऐड कर देंगे। दूसरी साइड बैलेंस शीट के अंदर जहाँ क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं वहाँ पर ऐड कर देंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को शो कर देंगे। ये है गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है गुड्स मंगवा लिया है बट अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड एंड परचेज बट ओमिटेड टू द रिकॉर्ड, यानी गुड्स को सेल किया है या फिर परचेज किया है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। गुड्स को परचेज या सेल किया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे। देखो, ओमिशन ऑफ सेल्स, यानी गुड्स सेल किया था लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं की, तब क्या करेंगे। अब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मान लो मिस्टर ए को किया है तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। तो क्या होगा, मान लो 10,000 की सेल्स की, कितने की है, 10,000 की सेल्स की है, तो क्या करेंगे, सेल्स 10,000 अमाउंट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, सेल्स में 10,000 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अगर सेल्स की रिकॉर्डिंग करना भूल गए तो अब हम क्या करेंगे, अब फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स को 10,000 से बढ़ा देंगे। दूसरी साइड हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स के अंदर 10,000 ऐड करेंगे। यानी एक बार डेटर्स में 10,000 ऐड करेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में 10,000 को ऐड कर देंगे। ये है ओमिशन ऑफ सेल्स की एंट्री। अगर मान लो गुड्स को परचेज किया था और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मान लो 20,000 का क्या किया गया है, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है। अब 20,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, तो एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज में 20,000 को ऐड करेंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 से अमाउंट बढ़ा देंगे। यानी 20,000 से परचेज यानी स्टॉक बढ़ गया है और दूसरा क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए हैं, 20,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यानी हमने गुड्स को सेल किया था, किस बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर। अगर आपको सही लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, आपको सही लगे तो गुड्स को रख लियो, नहीं तो वापस कर देना। ये इस बेस पर हमने गुड्स को सेल किया था। उस बीच में क्या हुआ, उस बीच में अभी तक हालांकि ये एंट्री फाइनल नहीं हुई थी, लेकिन पहले ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़े, यानी 31 मार्च आ गई बीच में। तब एंट्री क्या करेंगे, मान लो 10,000 रुपए का गुड्स था, उस गुड्स को कितने में बेच दिया था, 12,000 रुपए में सेल कर दिया था। अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी जिस डेटर्स को डेबिट किया था और सेल्स को क्रेडिट किया था ना, उसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे। और गुड्स कितने में सेल किया था, गुड्स सेल किया था 12,000 के अंदर, तो रिवर्स एंट्री कर दो इसकी। जब गुड्स सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एंट्री रिवर्स मारो क्योंकि इसके इफेक्ट को खत्म करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, डेटर्स अकाउंट। कितने से सेल्स को कितने से कम करेंगे, 12,000 से कम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स को 12,000 रुपए से कम कर देंगे और डेटर्स को कितने से कम कर देंगे, डेटर्स को बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स को 12,000 रुपए से कम कर देंगे। ये क्या है, ये तब शो की जाती है ये एंट्री जब हमने किसी पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को हमने गुड्स दिया था, इस बेसिस पर या तो आप रख लेना, पसंद आए तो, नहीं तो वापस कर देना। लेकिन बीच में ही 31 मार्च आ गई और उस दिन हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़े। इस वजह से हमें उस गुड्स को वापस से क्या मानना पड़ा, स्टॉक मानना पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ा और उस सेल्स को नलीफाई करना पड़ा। इसलिए सेल्स को खत्म कर दिया डेबिट करके और डेटर्स को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब देखो, अब कितने का गुड्स था, 10,000 का गुड्स था। अब 10,000 का गुड्स वापस से बिजनेस के अंदर मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि बिजनेस में वापस आ गया है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या एंट्री होगी, स्टॉक कितने से बढ़ गया, 10,000 से। 10,000 से बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक के अंदर 10,000 शो करेंगे। दूसरा,
बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने से अमाउंट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ जाएगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा, 10,000 से बढ़ जाएगा। और सेल्स और डेटर्स कितने से कम हो जाएंगे, 12 हजार रुपए से कम हो जाएंगे। अब ये एंट्री बिल्कुल नलीफाई होगी क्योंकि इस दिन हमें 31 मार्च को अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने थे। तो या तो इस सेल्स को आप सेल्स 100% सेल्स मान लेते या फिर इसको वापस ही नलीफाई कर दो, बिल्कुल जीरो इफेक्ट शो कर दो। तो इसका जीरो इफेक्ट शो किया गया है, हमने इसको सेल्स नहीं माना। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू द रिजर्व, यानी प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या शो कर देंगे, जर्नल रिजर्व के नाम से। तो जो प्रॉफिट क्या है अलग से अप्रोप्रिएट कर लिया है उसको हम कहाँ शो करेंगे, अब कहाँ, अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम कहाँ शो करेंगे, जर्नल रिजर्व में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो करेंगे। तो ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द जर्नल रिजर्व। आज हमने अभी क्या किया है, अभी किया है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, यानी वो एंट्री, वो ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की गई थी, किसी कारणवश भूल गए थे, ना तो जर्नल में रिकॉर्ड हुई, ना फिर लेजर में रिकॉर्ड हुई, ना फिर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हुई। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन का पता चला, देन वो ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के नीचे अंडर शो की गई। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमने कहाँ शो किया, फाइनल अकाउंट के अंदर शो किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया, बैलेंस शीट में शो किया। तो ये है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। थैंक यू।